नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने जो क्लास चल रही केमिस्ट्री की, ठीक है, तो आज जो क्लास वो है रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, इससे भी सवाल बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो, जो रासायनिक समीकरण जो है वो अपन देखेंगे तो कुछ परिवर्तन होता है। जैसे दो परिवर्तन अपन पढ़ेंगे, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनके अंदर केवल पदार्थ के भौतिक गुणों के अंदर क्या आता है, परिवर्तन आता है। यानी जो उसके भौतिक गुण होंगे उनके अंदर क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। रासायनिक गुण जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, उसके सेम रहेंगे। यानी रासायनिक गुणों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन होते हैं जिनके अंदर जो रासायनिक बॉन्ड जो होते हैं या तो बनते हैं या रासायनिक बंध जो होते हैं वो टूटते हैं और कुछ नया उत्पाद बनता है। वे रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं, जिसमें भौतिक गुणों के अंदर और रासायनिक गुणों के अंदर दोनों में परिवर्तन आएगा। वो कहलाते हैं क्या, रासायनिक का परिवर्तन कहलाते हैं। जो अपना जो पहली जो है स्लाइड, उसके अंदर भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जिसको बोल देंगे अपन फिजिकल चेंज, और दूसरा जो है वो है अपने केमिकल चेंज। ठीक है, दैनिक जीवन के अंदर अपन कई सारे परिवर्तन अपन देखते रहते हैं। ठीक है, कि कुछ जो है पदार्थों के अंदर कुछ परिवर्तन हुआ, अपने खुद के शरीर के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, सजीवों के अंदर भी परिवर्तन आते हैं। ठीक है, और जो है वो अपने आसपास के वस्तुओं के अंदर भी क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन होने का जो है वो कहलाते हैं, यानी कुछ बदलाव आ जाना पदार्थों के अंदर। ठीक है, तो हमारे आसपास में जो भी वस्तुओं के अंदर, सजीवों के अंदर और विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, अब पदार्थों के गुण जो होते हैं वो दो तरह के गुण होते हैं। एक तो उसके भौतिक गुण होते हैं, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टर होते हैं उसके। ठीक है, दूसरे जो होता है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज है या गुण होते हैं। एक तो होते हैं उसके फिजिकल, यानी जो भौतिक गुण होते हैं जिसके अंदर उसका आकार आएगा, ठीक है, उसका आयतन आता है, उसका घनत्व आता है, उसका द्रव्यमान आता है, को पदार्थों के भौतिक गुणों माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पदार्थों का अणुसूत्र है, रासायनिक क्रिया है, अम्लता है, ठीक है, सारकता है, इत्यादि जो होती है वो क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये जो बनते हैं वो बॉन्ड के कारण बनते हैं। ठीक है, इसमें या तो कोई नए बॉन्ड बनते हैं या टूटते हैं, तो उनके कारण जो परिवर्तन होगा वो कौन सा कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और वो रासायनिक गुण होते हैं। पदार्थों के गुणों में परिवर्तन, वस्तुओं में पदार्थों के सामान्यतः दो प्रकार के परिवर्तन अपन मानते हैं। पहला जो है वो फिजिकल चेंज है और दूसरा जो है वो कौन सा है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो दो तरह के चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन अभी बताया केवल और केवल भौतिक गुणों के अंदर क्या आती है, परिवर्तन आता है। ठीक है, तो केवल और केवल किसमें, भौतिक गुण ही बदलते हैं, रासायनिक गुणों के अंदर या कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नया पदार्थ इसमें अंदर नहीं बनता है, ये भी आप लिख सकते हो। और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है किसके अंदर, रासायनिक गुणों के अंदर। ठीक है, अब इसका जैसे है तो आपने देखा होगा जैसे बर्फ है, ठीक है, आइस जो है, आइस, बर्फ। ठीक है, दूसरा बर्फ को जब अपन हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो बर्फ जो होता है वो किसमें बदलता है, वाटर के अंदर, जल में बदलता है। ठीक है, और जल जो होती है वो क्या बनती है, भाप बनती है और गर्म करने पर। ठीक है, और वाटर वेपर बोलते हैं उसको। ठीक है, अब आप इसको जब देखेंगे, ये जो स्टेज जो है वो कौन सी है, सॉलिड है, ठोस है। ठीक है, ये कौन सी है, द्रव है, लिक्विड। और ये कौन सी है, गैस है। ठीक है, गैस, ये लिक्विड।
तो आप देखोगे केवल और केवल उसके जो अवस्था है उसके अंदर परिवर्तन आया है। लेकिन अगर अपन केमिकल देखें, इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें, रासायनिक देखें, तो इसका फॉर्मूला रहेगा वो H2O रहेगा, इसका भी रहेगा वो H2O रहेगा, और इसका भी रहेगा वो क्या रहेगा, H2O रहेगा। यानी रासायनिक में कोई परिवर्तन, रासायनिक गुणों के अंदर इसका कोई परिवर्तन नहीं आता है। केवल और केवल उसके क्या होते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी जो भौतिक गुण धर्म होते हैं, वो केवल उसके बदलते हैं, रासायनिक गुण धर्म उसके नहीं बदलते हैं। तो ऐसा परिवर्तन अगर होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो बर्फ जो है वो सॉलिड है, ठोस से द्रव में आया, द्रव से गैस में आया, वापस इसको ठंडा करेंगे तो ये उल्टा चलेगा। ठीक है, तो उल्टा चलने पे क्या होगा कि ये इसमें बदल गया, ये इसमें बदल गया। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन कहलाता है ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन मोमबत्ती का जलना वो रासायनिक परिवर्तन में आता है, क्योंकि उसमें अंदर जो धागा होता है वो जलता है, और वो जलने के बाद में जो होता है वो उससे राख बनती है। ठीक है, तो वो जो होगा वो कौन सा परिवर्तन होगा, मोमबत्ती का जलना जो होता है वो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन मोम का पिघलना ये कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो अपन कागज है, कागज को अपन फाड़ देते हैं। ठीक है, तो कागज का फटना, ठीक है, कपड़े का फटना, कपड़े के टुकड़े होना, ठीक है, ये सारे परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। क्योंकि जैसे कागज फट रहा है तो कागज के अंदर केवल और केवल उसकी साइज जो हो रही है वो कम हो रही है, उसमें रासायनिक बदलाव कोई नहीं आ रहे हैं। केवल और केवल उसकी साइज जो हो रही है वो कम हो सकती है, उसका भार कम हो सकता है, ठीक है, घनत्व कम हो सकता है, लेकिन उसके कोई केमिकल गुणों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसा परिवर्तन जो होता है वो कौन सा कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। नहीं, उदाहरण, किसी धातु की छड़ को गर्म करना, ठीक है, पदार्थों की अवस्था में होने वाले परिवर्तन, जैसे गलन है, ठीक है, ह्यूमन है, फ्रीजिंग है, वाष्पन है, वेपराइजेशन है, संघनन है, ठीक है, कंडेंसेशन है, ठीक है, और ऊर्ध्वपातन है। ठीक है, तो गलन यानी पिघल रहा है कोई, ह्यूमन अगर कोई फ्रीज हो रहा है यानी जम रहा है वापस, ठीक है, वाष्पीकरण कोई वाष्प में बदल रहा है तो, ठीक है, उसके बाद में वेपराइजेशन, ठीक है, जिसको बोलेंगे संघनन का मतलब होता है वापस अगर वाटर जो है, वाटर वेपर जो है वो पानी में बदल रही है, यानी भाप जो है अगर पानी में बदल रही है तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। उसके बाद में ऊर्ध्वपातन आता है, जिसके अंदर ठोस जो होता है वो सीधा गैस में बदल जाता है, जैसे नौसादर होता है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो ऊर्ध्वपातन के अंदर आते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ठोस जो होता है वो सीधा किस में बदलता है, गैस में बदलता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे कपूर है, ठीक है, कपूर जो है वो इसी का एग्जाम्पल है, नौसादर है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। धातु की छड़ या पदार्थों में विकृति, धातु को जैसे मोड़ा आपने, ठीक है, तो केवल उसके आकार में बदलाव आया। ठीक है, जल में लवण, शर्करा का घुलना, शरबत चाशनी बनाना, मोम का पिघलना, ठीक है, कागज का फटना, ठीक है, ये सारे जो परिवर्तन है वो किस में आते हैं, भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है, देखो रासायनिक परिवर्तन में दोनों भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों के अंदर क्या आते हैं, बदल जाते हैं, दोनों के गुण में क्या होंगे, बदलाव होंगे। तीसरा, इसके अंदर नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, यानी इसमें जो बनेगा वो न्यू प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थों का दहन, जैसे दहन का क्रिया जो हो रही है, जलने की क्रिया होती है, जैसे कागज जलता है, कोयला जलता है, पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, लकड़ियां जलती है। ठीक है, तो जलने के बाद में उनके बॉन्ड जो होंगे वो टूट जाएंगे और CO2 गैस बनेगी, और CO2 जो होती है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड जो होते हैं यानी अपने पास में जो सब्सटेंस बनते हैं या प्रोडक्ट जो बनते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं। क्या होते हैं, नए होते हैं। श्वसन भी एक तरह का कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण भी एक कैसा रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि श्वसन के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, टूटता है। ग्लूकोज के टूटने से CO2 और पानी बनता है। ठीक है, और CO2 पानी जो होते हैं बिल्कुल नए हैं और ग्लूकोज जो है वो भी अलग है। ठीक है, तो नए प्रोडक्ट बनते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर यही है कि वो CO2 और वाटर लेके वापस क्या बनता है, जो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रिया कैसी है, रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। दूध दही का बनना, दूध का फटना, धातुओं में जो जंग लगता है, कोरोजन होता है, संसारण होता है, ठीक है, वो भी किस में आता है,
इसके रासायनिक परिवर्तन में आता है। कटे हुए सेब का भूरा होना, ठीक है, किण्वन, फर्मेंटेशन, ये जो जितने भी अपन देखते हैं या केमिकल रिएक्शन जितनी भी अपन देख रहे हैं, ठीक है, वो सब किस में आती है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आती है। ठीक है, तो ये है रासायनिक परिवर्तन। और दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों के अंदर क्या आती है, चेंजेज आते हैं या बदलाव आते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है, भौतिक गुणों के अंदर भी परिवर्तन आते हैं और रासायनिक गुणों के अंदर भी परिवर्तन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक जैसे टेबल में देखेंगे तो केवल और केवल आप देखोगे कि इसके अंदर जो अंतर जो है, जिसके अंदर भौतिक गुणों के अंदर क्या आएगा, इसमें परिवर्तन होगा। इसमें आप देखोगे कि भौतिक और रासायनिक दोनों के गुणों में क्या आता है, परिवर्तन आते हैं। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, ये ध्यान रखना, इसके अंदर नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन इसके अंदर नया पदार्थ का क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होते हैं। परिवर्तन के कारण सपोज मान लो जैसे मैंने बर्फ को पानी को गर्म कर रहा था और भाप में बदल रहा था, अब मैंने इसको वापस जो गर्म करना बंद कर दिया तो भाप जो होगी वो वापस ठंडी हो जाएगी और पानी में बदल जाएगी। यानी ये कह रहा है कि जिसके कारण परिवर्तन हो रहा है, कारण उसको अगर हटा दिया जाए तो अपनी प्रारंभिक जो अवस्था है वापस लौट जाता है, वो पहले वाली अवस्था के अंदर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे कोयले को जला दिया, ठीक है, और जलाने के बाद में वापस आपने उसको हटा दिया, गर्मी को या ताप को कम कर दिया, ठीक है, तो वापस वो कोयला जो होगा उस राख से कोयला प्राप्त अपने को नहीं हो सकता। ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। दूसरा, इसमें नए बंध ना तो बनते हैं और ना ही टूटते हैं। ठीक है, कोई नया बंध इसमें बनेगा नहीं, ना नया बंध कोई, इसमें क्या होते हैं, रासायनिक बंध बनते हैं। रासायनिक बंध बनते हैं एवं टूटते भी हैं। ठीक है, तो दोनों क्रिया यहाँ पे होती है, रासायनिक बंध बनते भी है और टूटते भी है। ठीक है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन में होता है। क्योंकि देखो मोम का पिघल रहा है तो वो किस में आएगा, मोम का पिघलना भौतिक में आता है। ठीक है, और जो मोमबत्ती का जलना वो किस में आएगा, वो रासायनिक परिवर्तन के आ जाता है। पदार्थों के चुंबकत्व जो होता है वो कौन सा है, भौतिक परिवर्तन में आता है। भोजन का पकना वो कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि चेंज होता है। विद्युत का बल्ब जो फिलामेंट जलता है, ठीक है, वापस आप लाइट बंद कर लोगे वापस वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है इनके, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, वो एवं अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थों के अणुसूत्र या प्रतीकों के अंदर, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होगी, यानी रासायनिक जो परिवर्तन है वही रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर जो भाग लेने वाले जो होते हैं पदार्थ, उनको उनके अणुसूत्र के अंदर और उनके प्रतीकों के अंदर अगर प्रदर्शित किया जाए, ठीक है, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है, जिसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। यानी जो पदार्थ भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, उन पदार्थों को उनके अणुसूत्र में या प्रतीकों में के अंदर क्या करना, प्रदर्शित करना, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि C+O2 क्या बनता है, CO2 बनता है। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे कार्बन को मैंने प्रदर्शित किया प्रतीक में, और ऑक्सीजन को किया अणुसूत्र में, और CO2 को भी किया गया अणुसूत्र में। जो भाग लेते हैं उनको बोला जाता है क्रियाकारक। तो ये क्या है, क्रियाकारक है, क्रियाकारक है। ठीक है, क्या होता है, ये क्रियाकारक होते हैं। और जो बनता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है, यानी वो क्या है, प्रोडक्ट है। और वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमेशा प्रोडक्ट को जो है वो हमेशा कहां पे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ठीक है, और जो रिएक्टेंट या क्रियाकारक होता है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है।
ठीक है। तो इसके भी कुछ नियम होता है कि रासायनिक समीकरण जब आप लिखते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो आपको आज बताया जाएगा कि भाई कौन कौन से ऐसी जो है उस रासायनिक समीकरण को जब भी लिखेंगे तो अपने को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसको लिखने के लिए तो समीकरण सबसे पहले में क्रिया कारक आता है, क्रिया कारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रिया कारक कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या लगाया जाता है, तीर का निशान लगाया जाता है। आपको बराबर अगर लगाते हो तो वो गलत है, ठीक है, तीर का निशान लगाया जाएगा। ठीक है, बाद में क्या लिखा जाएगा, उत्पाद को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया कारक इधर लिखे और यहाँ पे क्या लिखे, उत्पाद को लिखा। उत्पाद क्या होता है, अभिक्रिया का परिणाम होता है, अभिक्रिया का परिणाम, अभिक्रिया का जो परिणाम होगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो हमेशा क्रिया कारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाएगा। क्रिया कारक तथा उत्पाद की संख्या एक से अधिक होने पर उनके मध्य धन का निशान लगाया जाता है। सपोज मान लो मैंने ऊपर जैसे जो रिएक्शन लिखी है कि सी और ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर क्या लगाया, ये तीर लगाया CO2। अब यहाँ पे देख रहे हो कि दो क्रिया कारक है, एक तो कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो अगर दो है या दो से ज्यादा है तो उनके मध्य में क्या लगाया जाएगा, प्लस का निशान लगाया जाता है। क्रिया कारक और उत्पाद के बीच में ये तीर का निशान लगाया जाता है। ठीक है, तो क्रिया कारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। क्रिया कारक को हमेशा क्या लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, और उत्पाद को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान किसी का नष्ट होता है और ना ही क्या होता है उसमें बनता है। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और ये बना CO2। कार्बन का जो मास जैसे 12 है, ठीक है, ऑक्सीजन का एक का होता है 16, दो का कितने हुए तो मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन का वापस यहां देख लो कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 12 प्लस 32 इजिकल टू, यहाँ पे भी 12 प्लस क्या है 32। ठीक है, इधर कितने हो गए 44U, ठीक है, यूनाइटेड मास। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना हो गया 44 और U हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों तरफ जो मास जो है वो कैसा है, एकदम सेम रह रहा है। यानी कोई भी रिएक्शन जो होती है उसके दो नियम होते हैं। पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है यानी कोई भी अभिक्रिया होगी उसमें द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, सुरक्षित रहता है। यानी ना तो वो क्षय होता है, ना ही उनमें कोई निर्माण होता है, या तो ना तो बनता है द्रव्यमान और ना ही वो क्या होगा, नष्ट होगा। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, द्रव्यमान कभी भी नष्ट नहीं होता, नए द्रव्यमान का क्या होता है, निर्माण होता है। रासायनिक समीकरण में अनुमान विधि द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको घटा के बढ़ा के उसको क्या कर सकते हैं, उसको संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, यानी संतुलित किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो मैंने एक सिंपल सी एक रिएक्शन लिखता हूं, Mg है मैग्नीशियम, इसको मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाता हूं, ठीक है, तो मैग्नीज ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीज ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे कितनी है, 1 है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बताया था जब मैंने लास्ट जो क्लास जो पढ़ी थी उसके अंदर मैग्नीशियम के 2 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 से 2 कट जाएगा, सीधा बनता है MgO। अगर आप MgO को इस तरह से लिखते हो Mg2O, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए MgO2 लिखते हो तो ये गलत है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वैलेंसी के हिसाब से MgO ही रहेगा। तो ठीक है, तो कभी भी आप जब बैलेंस करते हो तो आपको कभी भी जो घटा के बढ़ा के जो नंबर लिखते हो, ठीक है, तो वो हमेशा कभी भी बीच में नहीं लगेगा, वो हमेशा क्या लगता है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ लगेगा। धातु होगा तो आगे, ठीक है, नहीं तो क्या लगेगा, दूसरा होगा तो क्या लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन देखो कि क्या है, अधातु है। ठीक है, तो दूसरी चीज के इसके अंदर जो बीच में तो अपने को कोई लगाना नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये यहाँ पे जैसे वो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 1 है, मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ अपन O2 नहीं लगा सकते। ठीक है, O2 यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि O2 लगाने पे ये क्या होगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4, और वो होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, आगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 लगाने के बाद में अपन यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखो मैग्नीशियम कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यानी जो ये 2 जो है वो दोनों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 है और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2। तो ऑक्सीजन भी कितनी है यहाँ पे, 2। जो आगे रहेगा वो दोनों के लिए रहता है।
ठीक है। तो इस तरह से अपन घटा के बटा के जो है वो क्या कर सकते हैं, अपन अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। ठीक है, अगर संतुलित नहीं है तो वो अभिक्रिया में जो असंतुलित अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो उसको संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि ये कौन सा नियम के हिसाब से कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से। यानी जो पदार्थ आपने जितने बार के लिए उत्पाद भी बनेगा वो उतने ही बार का बनेगा, ना तो कम बनेगा ना ही ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट है अभिकारक व उत्पाद जब भी जलीय विलयन में होते हैं। सपोज मान लो आपने उसमें जो पदार्थ जो उपयोग किया है वो जलीय विलयन में किया है, तो जलीय विलयन के लिए अपन AQ लगाते हैं, जिसको एक्वाइंस सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्वाइंस सॉल्यूशन। ठीक है, AQ का मतलब जो है एक्वाइंस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यानी जलीय विलयन है। ठीक है, अगर जलीय विलयन है तो उसके लिए AQ लगाया जाता है, एक्वाइंस सॉल्यूशन। जैसे सपोज मान लो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड के जो है वो मैंने पानी के साथ में अभिक्रिया करवाता हूं, तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और पानी जो होता है इसमें अंदर ऐड हो जाता है, यानी एक जलीय विलयन है। यानी ये आप देखोगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या नजर आएगा? जलीय विलयन इसका नजर आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है? इसका AQ लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ध्यान रखना अगर कोई जलीय विलयन है तो क्या लगाया जाएगा? उसके लिए AQ लगाया जाता है। तो कभी भी AQ लिखा है तो इसका मतलब एक्वाइंस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, यानी उसके अंदर पानी की मात्रा है, यानी उसका जलीय विलयन तैयार किया गया है। ठीक है, दूसरा है कि अगर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जैसे हो रही है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या करते हैं? दोनों तरफ 3 लगाते हैं। दो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो होती है जो दोनों तरफ चलती है। ठीक है, उत्पाद से वापस क्रियाकारक भी बन सकता है और क्रियाकारक से वापस उत्पाद भी बन सकता है, उनको बोला जाता है क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं के अंदर चलती है, जो दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है, जो दोनों दिशाओं में चलती है। यहां पे भी अपन जो 3 लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या? ये जो रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि इन दोनों से ये बन रहा है। ठीक है, और दोनों तरफ अगर ये होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों तरफ जो है वो ये बता रहा है कि ये दोनों तरफ चलती है। ये क्या होगी? दोनों तरफ चलती है। ठीक है, तो ये होती है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के कुछ नियम होते हैं। पहला जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि जो भी बनेगा उसको अपन उत्पाद बोलेंगे, और जो भाग ले रहे हैं उनको क्रियाकारक बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हो CaCO3 है। ठीक है, जब इसको क्या किया जाएगा? गर्म करते हैं तो इसके द्वारा बनाया जाता है वो CO2 बनता है। ठीक है, प्लस CO2 बनता है, जिसको बोलेंगे अपन कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, और ये गैस है CO2, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब यहां पे देखोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये क्या बनता है? CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड में वापस अगर CO2 को ट्रांसफर किया जाएगा तो वापस क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, यानी ये दोनों अभिक्रिया जो है वो कैसी है कि यहाँ पे क्रियाकारक से उत्पाद भी बनता है, और उत्पाद जो होता है उसके वापस क्या बनता है? क्रियाकारक भी बनता है, दोनों तरफ चलती है। तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है जैसे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। या तो उसको फास्ट कर देंगे या उसको कम कर देंगे। ठीक है, तो वे उत्प्रेरक वे होते हैं जिनको जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। अगर उसका कभी रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग ले रहे हैं तो उसको हमेशा तीर के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे सपोज मान लो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, प्लस ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये जो है वो क्या बन रहा है? इससे अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन कितनी है? देखो 2 है,
इधर कितनी है, 1 है, इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, इधर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बैलेंस करने जाए तो सीधी सी बात है कि 3 जो है वो विषम संख्या है। ठीक है, तो 3 को अगर चेंज करेंगे तो अपन विषम संख्या जहां भी आती है तो आगे क्या लगाने का, अपने 2 लगाने का होता है। ठीक है, यानी उसको चेंज कर दो, सब में ले आओ। ठीक है, तो सब में ले आने पे अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, इस 2 को 6 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 आगे लग गए। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो कितनी है, 2 है ऑलरेडी, तो नाइट्रोजन ऑलरेडी कितनी है, 2 ही है। तो अब ये जो अभिक्रिया है वो कैसी होगी, बैलेंस होगी। सपोज मान लो ये अभिक्रिया जो होती है वो अपन देखने जाए तो ये इस अभिक्रिया के अंदर Fe को यूज में लिया जाता है। तो Fe जो है वो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक है। Fe जो है वो क्या है, यहाँ पे उत्प्रेरक है। ठीक है, दूसरा ये जो क्रिया होती है उत्प्रेरक को हमेशा तीर के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो Fe यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक है। दूसरी अगर आप देखोगे तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है जो, ठीक है, तो ये वाला जो निशान लगा है वो किसके लिए आता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए, सॉरी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए आता है। अभिक्रिया है, ठीक है, कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे अगर अपन मैं लिखूं 450 डिग्री सेल्सियस, अगर सपोज मान लो कोई अभिक्रिया में अगर ताप की जरूरत पड़ रही है या दाब की जरूरत पड़ती है तो उसको भी तीर के ऊपर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे 200 जो है ATM जो है वो क्या है, यहाँ पे दाब है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो दाब जो है, ताप जो है वो कितना है, 450 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और दाब जो है वो कितना है, यहाँ पे अगर देखने जाए तो 200 जो है ATM है। ठीक है, ATM है, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक जो है दाब जो होता है। ठीक है, तो इनका अगर ताप का, दाब का, ठीक है, अगर इनका उत्प्रेरक का अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको का रखा जाएगा, इस तीर के ऊपर हो रखा जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेते, स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये कभी भी अभिक्रिया में भाग, लेकिन इसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। ये उपस्थित होते हैं तो क्या हो गया कि तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। सपोज मान लो ये अभिक्रिया लगने में 1 घंटे में समाप्त हो रही थी। ठीक है, यानी ये अभिक्रिया जो है वो 1 घंटा लगा रही थी अमोनिया बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे इसके अंदर आयरन को मिलाया जाता है तो ये अभिक्रिया जो होती है वो तुरंत क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, यानी आधे घंटे में ही होगी। ठीक है, तो आधे घंटे में होगी, यानी उसने क्या किया, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित किया, यानी उसको फास्ट कर दिया। ठीक है, एक और जैसे अपन देखते हैं, कि भाई C2H जो है 4 है। ठीक है, C2H4 है। इसमें क्या किया, अगर इसको मैं करूं तो यहाँ पे एक उत्प्रेरक को यूज किया जाता है, निकल को। किसको किया जाता है, निकल को, और इससे बनता है C2S6 बन जाता है। क्या बन जाता है, C2S6 बन जाता है। ठीक है, तो ये भी अभिक्रिया के अंदर निकल जो है, निकल इसके अंदर भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, केवल और केवल इसकी उपस्थिति जरूरी है। तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक जो है वो कौन सा है, निकल। तो ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया है जिनके अंदर क्या होता है, उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो अगर उत्प्रेरक की आवश्यकता हो रही है तो उनको हमेशा तीर के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो दाब को, ताप को, ठीक है, जो भी अवस्था के अंदर जो है ताप की आवश्यकता पड़ रही है, दाब की आवश्यकता पड़ रही है, तो जितने ताप की, दाब की आवश्यकता पड़ती है उनको कहां पे लिखा जाएगा, तीर के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो कौन सी है, उत्प्रेरक के रूप में, अगर उत्प्रेरक अपन यूज में ले रहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि अभिक्रिया में अगर उत्प्रेरक है तो उसको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो उत्प्रेरक को हमेशा क्या लिखा जाएगा, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। दूसरा होता है उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो उष्माशोषी और उष्माक्षेपी में क्या अंतर है, तो देखो उष्माक्षेपी, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा ताप के रूप में या उष्मा के रूप में बाहर निकलती है। क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उष्माशोषी अभिक्रिया बोला जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा
कि जो दाब के रूप में क्या निकलेगी, ये बाहर निकलती है। ठीक है, इसका भी जैसे अपन जो पहले वाली जो रिएक्शन ली थी, ठीक है, उसको ही अपन लेते हैं। जैसे अमोनिया है, ठीक है, तो N2 प्लस क्या है, S2 3, ठीक है, और क्या बना 2NH3 बना। ठीक है, और प्लस इसके अंदर क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो हीट जो है वो क्या हो रही है, बाहर निकलती है उष्मा के रूप में। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया जो कहलाती है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उष्मा सेपी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो होती है वो बाहर निकलती है, एक्सो से याद रखना एग्जिट। ठीक है, यानी बाहर निकली है, उष्मा सेपी अभिक्रिया बोला जाती है। श्वसन भी एक तरह की क्या है, उष्मा सेप जो है सेपी अभिक्रिया है। जैसे C6 है, S12 है, O6 है, इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या बनती है, CO2 बनती है, 6 बनती है CO2 प्लस 12H2O, और प्लस क्या निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है वो ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो ये भी कौन सा प्रोसेस में आएगा, ये भी उष्मा सेपी प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे जैसे सपोज मान लो CH4 है, प्लस इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो क्या बनती है, CO2 गैस बनती है। ठीक है, और प्लस क्या बनती है, H2O बनता है, और प्लस इसमें भी क्या निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है वो कौन से कहलाते हैं, उष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और दूसरी जो अभिक्रिया होती है वो होती है उष्मा सेपी। ठीक है, तो ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसमें हीट को प्लस के रूप में बताया जाएगा। ठीक है, यानी बाहर निकल रही है तो प्लस के रूप में क्या किया जाएगा, उसको बताया जाएगा उत्पाद के साथ में। ठीक है, दूसरा है उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया जिसको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, ठीक है, सपोज मान लो एक सिंपल सी अभिक्रिया है, जैसे आप देखें जो है 6 जो CO2 है प्लस 12 जो है वो H2O है। ठीक है, इसमें जो है ऊर्जा जो जा रही है वो कौन सी है, लाइट एनर्जी है, लाइट। ठीक है, और लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, या फिर लिख देता हूं सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में क्या हो रहा है कि ये जो है वो क्या बना रही है, C6 S12O6 प्लस 6O2 एंड 6 बनते क्या है H2O। ठीक है, तो ये बनता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पे जो है वो लाइट जो है वो क्या है, ऊर्जा ली गई, अवशोषित की गई है, तब जाके इसको ये बनता है। ठीक है, तो ये जो है वो कौन सी है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, और ये कौन सी है, उष्मा सेपी अभिक्रिया है। तो अगर आता है तो प्लस के द्वारा, और इसमें अगर बताते हैं तो अपन माइनस के द्वारा क्या बताई जाती है, ऊर्जा को बताई जाती है। ठीक है, तो ऊर्जा को उत्पाद के साथ में, उत्पाद जो होगा उसके साथ में किसमें, माइनस के सिंबल के साथ में क्या बताई जाती है, हीट को बताया जाता है। यानी उसको हीट दिए तब जाके वो क्या हुआ है, टूटा है। ठीक है, तो ये होती है जो है वो कौन सी है, जो उष्मा शोषी है, उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। प्लस के द्वारा, और उष्मा शोषी है तो उसको माइनस चिन्ह लगा के उष्मा को बताया जाएगा। समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताना भी बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे सपोज मान लो ये L है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो N2। ठीक है, नाइट्रोजन एक क्या है, गैस है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन भी क्या है, एक गैस है। ठीक है, तो G। ठीक है, और सपोज मान लो बंद क्या रहा है, अमोनिया भी एक गैस है। ठीक है, तो इसको भी किसके द्वारा, G के द्वारा बताया जाएगा। यानी कोई लिक्विड है तो उसके लिए L लगाया जाता है, कोई ठोस है तो उसके लिए S लगाया जाता है, गैस है तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा, G लगाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या होती है, यानी क्या क्या चीजें अपने को इसमें जानकारी मिलती है। पहली चीज आपको एक तो क्रियाकारक और उत्पाद कौन है उसकी जानकारी मिलेगी, कि इस अभिक्रिया में आपको पूछा जाए कि भाई कौन कौन से क्रियाकारक है, तो आप बताओगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या क्रियाकारक है। ठीक है, उत्पाद क्या है तो आप बताओगे अमोनिया जो है NH3 जो है वो क्या है, यहाँ पे उत्पाद है।
ठीक है। तो अणुओं की संख्या पता लगती है कि कितने हाइड्रोजन के अणु हैं, ठीक है। तो अणु आप देखोगे कि 3 हाइड्रोजन के अणु हैं, एक जो है वो क्या है, नाइट्रोजन का अणु है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे द्रव्यमान, अणु की बात हो रही है, परमाणु की नहीं, ठीक है। परमाणु देखेंगे तो 6 है, ठीक है। अणु जो है वो यहाँ पे कितने हैं, 3 है, ठीक है। द्रव्यमान भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है उसकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में पता लगे, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। नेक्स्ट है रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें आवश्यक परिस्थितियां, दाब है, ताप है, उत्प्रेरक है, उसके बारे में पता लगता है, जैसे आपको बताया था, ठीक है, कि भाई कौन कौन से उत्प्रेरक को उपयोग में लिया जा रहा है, कितने दाब पे ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और कितने ताप पे ये रिएक्शन हो रही है, उष्मा सेपी है या उष्मा से शोषी है, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। दूसरा जो क्रिया है वो उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, तो उनके बारे में भी क्या होती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये जो है वो अपने को किसी भी रिएक्शन जो होती है उसके अंदर ये जानकारी अपने को प्राप्त होती है। नेक्स्ट है रासायनिक जो है वो समीकरण में अगर सीमा क्या है, सपोज मान लो कोई भी, जैसे मैंने लिखा एक रासायनिक समीकरण लिख रहा हूं, C+O2 क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। सपोज मान लो ये लिखा। अब मैंने आपको पूछा कि इस अभिक्रिया में ये जो है आपको क्या जानकारी मिल रही है और क्या नहीं मिल रही है, तो आप मैं कहूंगा ये क्रिया चल रही है या पूरी हो गई, तो आप बता सकते हो इसको देख के, नहीं बता सकते। जब शुरुआत हुई थी तब भी मैंने ये लिखा था, और ये क्रिया पता नहीं कब पूरी हो गई, तब भी मैंने यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज जो क्या है, अभिक्रिया कब पूर्ण होती है इसकी जानकारी इसके अंदर नहीं मिलती है। दूसरी चीज, जैसे सपोज मान लो को मैं ले लेता हूं जैसे HCl प्लस NaOH ले लिया, ठीक है, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई तो मैंने बना NaCl बन गया, ठीक है, और प्लस क्या बन गया, H2O बन गया, ठीक है। ये जैसे अभिक्रिया हुई, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि HCl जो लिया है वो आपका उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो कितना सांद्र है, ठीक है, यानी वो कितना प्रबल है या दुर्बल लिया आपने, ठीक है। दो तरह के होते हैं, पानी मिलाया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, तनु हो जाता है, तो आपने तनु लिया या सांद्र लिया, इसके बारे में आपको कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो अभी रासायनिक समीकरण से दो चीजों का पता नहीं लगता, पहली चीज जो है वो कब पूर्ण हुई और कब स्टार्ट हुई, ठीक है, इसके बारे में या पूर्णता की जानकारी वो नहीं दे रहा है। दूसरी चीज जो आप जो अभिकारक या उत्पाद जो बन रहे हैं उनकी सांद्रता के बारे में उसमें कोई पता नहीं लगता है, ठीक है। तो ये दो चीज जो है जिनके बारे में अपने को जानकारी नहीं होती है, पूर्णता की जानकारी नहीं है। दूसरा है क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता की जानकारी नहीं होती है, सांद्रता की जानकारी नहीं होती है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या है, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पे मूल पदार्थ के रासायनिक गुणों या संगठनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जो नया पदार्थ बनेगा, ठीक है, और जो पदार्थ भाग ले रहे उनमें क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, तथा किसी भी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो मैंने आपको ये बताया कि जितने भी रासायनिक परिवर्तन है वो सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे सपोज मान लो यहाँ पे आपको बताया, देखो इसके अंदर मैंगनीज जो है वो सॉलिड में है, ठोस में है, इसलिए S लिखा हुआ है। ऑक्सीजन जो है वो गैस में है, उसके लिए G लिखा हुआ है। और मैंगनीज ऑक्साइड बनता है, ये सॉलिड में होता है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, इसका S लिखा हुआ होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर इनको बोला जाता है क्रियाकारक, और जो बन रहा है वो क्या है, उत्पाद है, ठीक है। अब रासायनिक जो है अभिक्रियाओं के जो प्रकार है वो कैसे है, रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन मेजरली अपन जो है वो 4 प्रकार के इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि 4 प्रकार कौन से हैं मेन। एक तो होता है संयुग्मन, जिसको योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है, योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है, ठीक है। संयुग्मन, संयोजन अभिक्रिया भी बोला जाता है, संयोजन यह अभिक्रिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसके नाम है, अलग अलग नाम आते हैं, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है इंग्लिश में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है, एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके नाम है, यानी जुड़ना, सीधी सी बात है, अगर कोई जुड़ रहा है तो वो क्या होगा, वो एडिशन रिएक्शन में आएगा। पहली चीज, सपोज मान लो मेरे पास में ए कोई है, ठीक है, ए है, ठीक है, और ए के साथ में अगर कोई बी है जो जुड़ रहा है, ठीक है, तो क्या बन गया, ए और बी बन गया, ठीक है। तो जो ए जो है बी है, यानी ए बी जो है वो क्या, दो क्रियाकारक है, और दो क्रियाकारक मिलकर अगर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी बोलेंगे, संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये बोला जाता है। तीनों का मतलब जो है वो एक ही है, क्या है, जुड़ना है, ठीक है। संयुग्मन बोलो, योगात्मक बोलो या संयोजन बोलो, इनका मतलब क्या होता है कि जुड़ना। अगर दो या दो से ज्यादा क्या है, अभिकारक है, ठीक है, तो वो आपस में जुड़कर अगर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक अभिकारक
मिलकर सहयोग करके क्या बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आप यहां देखोगे कोयला जो है वो जल रहा है, ठीक है, कार्बन जो है वो सॉलिड में है, ऑक्सीजन जो है गैस में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिखवाई थी सी प्लस जो है O2 है, क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज है मैग्नीशियम रिबिन को अगर फीता जो होता है उसको जब जलाते हैं तो मैग्नीज ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये जो है आप देख रहे हो कि पहली रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाती है, CO2 बनाती है, एकल उत्पाद बन रहा है। दूसरे में आप देखोगे कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड जो है वो दोनों मिलकर मैग्नीज ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मिलके, तो यहाँ पे जो है वो भी क्या है, एकल उत्पाद है। तो यहाँ पे ये भी कैसा एकल उत्पाद है, CO2 जो बन रही है वो भी कैसा एकल उत्पाद होता है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक क्रिया कारक आपस में जुड़ के अगर एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, या संयोजन योगात्मक या संयोजन योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसके अंदर कि दो या दो से अधिक क्रिया कारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन में थोड़ा सा अलग होता है। विस्थापन अभिक्रिया, देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि पहला सपोज मान लो एक आप अपन जो है गली के अंदर थे, मैं जो है एक कुत्ता, दो तीन कुत्ते आए, ठीक है, मैंने क्या किया, एक रोटी का टुकड़ा डाला, तो जैसे देखा कि रोटी का टुकड़ा, तो एक कुत्ता जो था दुबला पतला वो उसके पास में आया, रोटी के पास में, ठीक है, और रोटी के पास में आते ही जैसे वो उसको खाने लगा तो एक मोटा तगड़ा कुत्ता जो था उसके पास में आ गया, ठीक है, और जैसे उसने अपनी आवाज निकाली तगड़े कुत्ते ने, तो बेचारा जो पतला वाला कुत्ता था वो वहां से भाग गया। तो रोटी किसने खा ली, जो तगड़ा वाला कुत्ता था वो उसने खा ली। तो सेम बात जो हो रही है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि ए बी है, ठीक है, ए और बी है, थोड़ा सा बड़ा मैं लिख देता हूं कि ए बी है, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर सी से करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि ए बी जो है ये जो है वो ब्रेड है, ठीक है, और ए जो है वो कुत्ता है, और सी भी क्या है, कुत्ता है, ठीक है। तो सपोज मान लो एक जो ब्रेड जो पड़ी है, अब इसको खाने के लिए ए इसके पास में आता है, ठीक है, तो ए बी जो है वो गिना जाएगा, ठीक है। लेकिन सी ने जैसे ही उसको देखा कि ये यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, तो जैसे ये आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए को क्या किया जाता है, यहाँ से ये जो बी जो है वो ए जो है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाता है, और ए की जगह कौन आ जाता है, सी आ जाता है, और बन जाता है सी बी प्लस ए, बेचारा क्या हो जाता है, भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया उसने, इस सी में ए को रिप्लेस किया, ठीक है, वहां से उसको विस्थापित कर दिया। अच्छा, विस्थापित करने का कारण क्या था, कारण ये था कि सी में पावर ज्यादा था, ठीक है, ए में पावर क्या था, कम था, ठीक है। तो सी में जब पावर ज्यादा था तो सी ने क्या किया, ए को वहां से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया यानी वहां से उसका विस्थापन कर दिया। तो मेन कारण यहाँ पे भी यही है कि जो सी जो है वो अधिक क्रियाशील है, कैसा है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है। लेकिन बी जो है, ठीक है, ए जो है वो क्या है, कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, कैसा है, कम क्रियाशील है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अधिक क्रियाशील वाले जो तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके जलीय विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी यहाँ पे आप देखोगे जो मोर रिएक्टिव जो है वो सी है, लेस रिएक्टिव जो है वो कौन है, ए है। सी ने क्या किया, ए को वहां से हटा दिया, तो ये हमेशा क्या होगा, प्लस में होता है, और ये हमेशा माइनस में होता है, तो ये प्लस में होगा, ठीक है। तो प्लस की वाला प्लस की जगह बैठेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिक्रिया एकल अभिकारक, एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणुओं द्वारा, ठीक है, या समूह द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, ठीक है। इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अधिक क्रियाशील वाला है कि क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले को क्या करेगा, वहां से विस्थापित करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, कॉपर सल्फेट बोला जाएगा, ठीक है। ये जो है अपने पास में जिंक है, ठीक है। अब आपको देखो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है। अच्छा,
अपने को कैसे पता लगेगा कि मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव, तो आपको नीचे टेबल दे रखी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जहां से ये इस तरह से चल रहे हैं तो ये इसके घटते हुए क्रम में चल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता होती है वो पोटेशियम की होती है, सोडियम की है, उसके बाद में कैल्शियम की है। तो आप देख लो अपने पास में क्या है, एक तो प्लस में Cu है और दूसरा क्या है Zn है। तो आप देखोगे कि Zn की जो क्रियाशीलता है वो ज्यादा है, Cu से क्या है कम है। तो ये इसको यहां से हटा सकता है, लेकिन ये वाला इसको नहीं हटा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि Zn जो होगा वो यहां से इसको Cu को यहां से हटा देगा और क्या बन जाएगा, Zn बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसको ये क्या कर लेगा, हटा देगा। तो ZnSO4 जिसको बोलेंगे जिंक सल्फाइड, जिंक का सल्फेट बोलेंगे, जिंक सल्फेट बन जाता है। और ये क्या बन जाता है, कॉपर बेचारा अकेला रह गया, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो नीला होता है, CuSO4 का कलर जो होता है वो नीला होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर जिंक डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, ZnSO4 बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। और जिंक सल्फेट जो होता है वो बनने के कारण उसका रंग जो होता है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा नीला जो रंग जो होता है वो लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाता है। तो आपको ये अगर अभिक्रिया अगर ऐसी पूछी जाए कि अगर एक सब्सटेंस जो है, ठीक है, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डालने पर, ठीक है, उसके कॉपर सल्फेट का जो विलयन जो है वो कैसा हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो इसका कौन सा कारण है, तो इसका कारण विस्थापन है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि Zn जो होगा वो क्या करेगा, उसको कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि कॉपर जो है वो कैसा है, लेस रिएक्टिव है, यानी कम क्रियाशील है, और जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील है, ठीक है। तो वो उसको क्या कर देता है, वहां से हटा देता है, ठीक है। तो उसका रंग क्या हो जाएगा, CO2 के निक्षेपण होने लगता है, जिससे विलयन का रंग ZnSO4 बनता है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व की तुलना में रूप में कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, ठीक है। Zn क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, Cu क्या है, कम क्रियाशील धातु है, तो इसको कर देगा। जैसे सपोज मान लो मैं लिखता हूं AgNO3 प्लस Cu, एक मिनट, जैसे सपोज मान लो एक लिखता हूं CuSO4 प्लस Ag, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, ठीक है। तो अब देखो आप Cu जो है वो कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है। इससे भी कम रिएक्टिव कौन है, Ag है। तो Ag तो बहुत ही क्या कम क्रियाशील है, पतला वाला कुत्ता है, ठीक है। ये मोटा है इसके मुकाबले में देखें, तो क्या ये इसको हटा सकता है, नहीं, ठीक है, ये इसको हटा नहीं सकता। तो ये अभिक्रिया नहीं होती है, ये नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उल्टा है, ये नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इसकी क्रियाशीलता कम है, ये इसकी ज्यादा है, तो ये इसको यहां से विस्थापित नहीं कर सकता, ठीक है। तो विस्थापन कौन करेगा, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, और जिसकी क्रियाशीलता कम होगी उसको वो क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं जो होती है वो क्या होती है, S से अधिक क्रियाशील है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, इससे ऊपर वाली जो धातु है वो ज्यादा क्रियाशील होती है, और हाइड्रोजन के नीचे वाली धातु जो होती है वो कम क्रियाशील वाली होती है। ये कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, ठीक है। और ये कैसा है, अधिक क्रियाशील है। ये कैसी है, कम क्रियाशील है, और एक कैसा है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक क्रियाशील क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसके अंदर याद रखना है कि आपको कि जो अधिक क्रियाशील वाला होता है वो क्या करता है, कम क्रियाशील वाले को वहां से हटा देता है, ठीक है। फिर अब द्विविस्थापन, द्विविस्थापन को बोला जाता है इसकी टोपी उसके सर। क्या बोला जाएगा, इसकी टोपी उसके सर। कैसे, सपोज मान लो A है, B है, C है, D है, ठीक है। अब देखो सपोज मान लो ये टोपी है, ठीक है, और ये इसकी टोपी है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला। तो ये माइनस वाला क्या होगा, इधर चला जाएगा, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, A D बन गया, प्लस क्या बन गया, C जो है वो क्या बन गया, देखो ये चला गया इधर, और C की जगह कौन आ गया, B आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आयन जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, तत्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयनों के रूप में आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकर्मक के परमाणु ये दो आपस में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाता है आपस में। यानी इसमें कोई होगा वो उसको पूरी तरह से विस्थापित नहीं करेगा, उसकी जगह ये आ जाता है और इसकी जगह ये आ जाता है, इसकी टोपी उसके सर, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पे है कॉपर सल्फेट,
CuSO4, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2NaOH से, ठीक है। तो अब देखो आप इसको पहले तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई इसमें प्लस वाला कौन सा, माइनस वाला कौन सा। तो ये आप देखोगे ये है प्लस वाला, ये है माइनस वाला। इधर ये आप देखोगे ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ठीक है। अब देखो आप तो Cu लिखा, Cu के अंदर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, CuOH, Cu ब्रैकेट OH क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। और आप यहां पे देखोगे, ठीक है, तो जो है Na के साथ में कौन आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा, तो Na2SO4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। या Na2 है, 2 है, ठीक है, और जो है OH भी कितने, 2 है, ठीक है, तो बैलेंस ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका टोपी जो है वो इसके साथ में चली गई है, ठीक है। कॉपर के साथ में जो सल्फेट जो था, और सल्फेट जो है वो Na के साथ में चला गया, OH जो था वो किसके साथ में आ गया, कॉपर के साथ। आयन जो है वो आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गए। इसको बोला जाता है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है जो है AgNO3 है, ये AgNO3 है और 2KCl है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि Ag जो है वो प्लस में, ये जो है यहां से तोड़ा मैंने, इसको यहां से तोड़ा, ठीक है। तो K जो है वो प्लस में, तो Ag के साथ में कौन आएगा, Cl आ जाएगी, तो Cl चली जाएगी Ag के पास में, और इसके पास में कौन आ जाएगा, NO3 आ जाएगा। तो AgCl हो गया, ठीक है, और KNO3 हो गया, KNO3 हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या बोला जाएगा, इसको पोटेशियम नाइट्रेट बोला जाएगा। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, आयनों का आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वो कहलाती है क्या, अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसी के अंदर एक भाग है द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर, देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर जो है एक है बेरियम, जो है वो है क्लोराइड है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, प्लस जो है और उसके बाद में है सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो है वो यहां से क्या हो जाएगा, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, ठीक है। अब आप देखोगे बेरियम बी ए के साथ में कौन जुड़ेगा, सल्फेट जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl बन जाता है, ठीक है, ये NaCl, ठीक है, कितने, 2 है, बैलेंस कर दिया, 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना है, NaCl बन गया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है वो इसको लिखा जाता है PPT, जिसको बोलेंगे अपन प्रिसिपिटेट सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको बोलेंगे अवक्षेप, अवक्षेपण, क्या बोलेंगे, अवक्षेप। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट जो है वो क्या है, अवक्षेप है, ठीक है। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर अगर एक कोई उत्पाद जो है वो कैसा है, अविलय रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है, अवक्षेप बोला जाता है, ठीक है। यानी अविलय पदार्थ होता है, अविलय पदार्थ, ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा, अवक्षेप बोला जाता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट क्या है, अवक्षेप है, जो क्या बोला जाएगा, इसको अवक्षेप बोला जाएगा, ठीक है। और इसको रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें बनने वाले दो उत्पादों के अंदर एक उत्पाद जो होता है वो अविलय रहता है, ठीक है, उसको अवक्षेप कहा जाता है, और ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या मतलब होता है, टूटना, ठीक है। जैसे सपोज मान लो कोई भी जो होगा वो क्या होगा, अपघटित होगा। तो अपघटित होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, अपने को ऊर्जा चाहिए, यानी इसमें ताप की जरूरत अपने को पड़ती है, ठीक है। यानी ताप ले रहे तो ये कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी, उष्मा शोषी होगी, ठीक है। तो अपघटन की अभिक्रिया मोस्ट ऑफ कैसी होती है, उष्मा शोषी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक ज्यादा क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोला जाता है सॉरी, अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। जिसमें ध्यान रखना आपको कि इसमें अभिकारक जो होगा वो एक होगा, ठीक है, और उत्पाद जो होंगे वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे, 2 या 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है। पहले ये विद्युतीय अभिक्रिया, जैसे सपोज मान लो मैं NaCl लेता हूं, NaCl के अंदर एक तो बनेगा सोडियम और एक बनेगा NaCl।
ये विद्युत की उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में होता है? विद्युत। तो यहाँ पे ऊर्जा क्या है? विद्युत दे रहे हैं अपन, ठीक है। तो विद्युत की उपस्थिति में, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में क्या हो जाता है? NaCl जो होता है वो दो भाग में बढ़ जाता है, एक तो सोडियम के अंदर और दूसरा क्लोरीन के ऊपर, ठीक है। सोडियम तो निकलता है कैथोड वाले भाग में, और ये जो इकट्ठा होता है वो कहां पे होता है? एनोड वाले भाग में, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो माइनस में होता है, इसलिए वो प्लस की तरफ जाएगा। Na जो प्लस होता है वो किसकी तरफ जाएगा? माइनस टर्मिनल की तरफ जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें तोड़ने का जरिया जो होता है विद्युत होती है, ठीक है। तो विद्युत की उपस्थिति में वो टूट रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे अपन? विद्युतीय अपघटन कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन में अंदर ये होता है कि जिसको उष्मा दी जाती है, ठीक है, जिसमें किसका उपयोग होता है? उष्मा का उपयोग होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया? गर्म किया, ठीक है, ये गर्म का सिंबल होता है, ठीक है। तो क्या बनता है? CaO बनता है, प्लस क्या बनती है? CO2 बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है? गर्म करने पे, यानी उसको उष्मा दिया जाए, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? उसको गर्म कर रहा हूं, और गर्म करने पे क्या हो रहा है? वो दो या दो से अधिक पदार्थों के अंदर बट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो क्रिया कारक है वो कितना? एक है, और उत्पाद जो है वो दो है, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कहलाता है? ये वाला कहलाता है। दूसरी जैसे अपन देखें कि PbO4, जैसे मैं इसका ऊपर लिख रहा हूं PbNO3, ठीक है, इससे बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हो कि जो Pb जो NO3 है, लेड नाइट्रेट जो है वो PbO2O है, जो है जिसको बोलेंगे लेड ऑक्साइड, ठीक है। और NO2 जो है वो क्या है? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वो क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। इनके अंदर ये तीन, देखो उत्पाद के अंदर ये क्या हो रहा है? दो या दो से ज्यादा उत्पाद के अंदर ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो ये भी जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया? उष्मीय अभिक्रिया, क्योंकि इसमें भी जो है वो उष्मा का उपयोग में ले रहे हैं, ठीक है। तो उष्मीय अभिक्रिया के अंदर क्या है कि जो इसको बैलेंस अगर करेंगे तो इधर आ जाएंगे 4, ठीक है, इधर आ जाएंगे ये 2, PbO, यहाँ पे कितने? 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 4, Pb2। तो यहाँ पे Pb कितना है? 1 है। यहाँ पे कितने? 2 है। NO3 यहाँ पे कितना है? जो है वो कितने? 2 है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने को 2 करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ Pb कितना है? 2 है, PbNO3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे जो Pb जो है वो कितना है? 1 ही है। तो इसको क्या करेंगे अपन? 2 कर लेंगे। अब Pb कितना हो गया? 2, यहाँ पे भी 2 हो गया। ऑक्सीजन कितनी है? 6। ऑक्सीजन कितनी है? यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन आप देखोगे 6 और 2 कितने होगी? 12। टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 12 है। यहाँ पे होगी 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? ये इसको कर दो 4, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे? जो और नाइट्रोजन जो है वो टोटल यहाँ पे 4 है, देखो 2 ही है और 2 ही है। कितने हो गए? नाइट्रोजन 4 हो गए, ठीक है। तो नाइट्रोजन 4 है, और नाइट्रोजन जो है यहाँ पे भी कितने हैं? 4 है। ऑक्सीजन जो है वो कितनी होगी? यहाँ पे 8, और ये होगी 8 और कितनी होगी? 8 और 2 कितनी होगी? 10। 10 और ऑक्सीजन यहाँ पे लास्ट में कितनी है? 2, 12। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे इन दोनों का 3 × 2, ठीक है, 6, और 6 × 2 कितने हो गए? 12। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 12 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन 12, और इधर भी कितनी है? 12। तो 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 और 2 10, और 2 ये कितनी हो गई? 12, ठीक है। तो ये हो गई बैलेंस। अब प्रकाशीय अपघटन क्या होता है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? अपघटन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। प्रकाशीय यानी लाइट की उपस्थिति में, सपोज मान लो अपने पास में AgCl है। AgCl को मैं अगर गर्म करता हूं, ठीक है, तो गर्म करने पर AgCl जो होता है वो Ag के अंदर और प्लस Cl2 के अंदर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से ये बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो होती है वो सनलाइट जो होती है उसके कारण ये होता है। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में क्या हुआ कि जब भी AgCl को रखा जाता है तो वो Ag किस में टूट जाता है? Ag के अंदर और Cl2 के अंदर टूट जाता है। यानी यहाँ पे जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन रिएक्शन होती है वो सूर्य के प्रकाश में हो रही है, ठीक है। इसलिए इसको प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है, ठीक है। इसका कलर जो होता है वो श्वेत होता है। इसका कलर कैसा होता है? श्वेत होता है। लेकिन इसका कलर कैसा हो जाता है? धूसर हो जाता है,
कैसा हो जाता है, दूसर। दूसर मतलब चांदी जैसा, ठीक है, तो ये चांदी ही है, एजी का मतलब क्या है यहाँ पे, चांदी है, ठीक है। तो कई बार ऐसा आता है कि AgCl को कभी भी जो है वो खुले में रखा नहीं जाता, अगर खुले में रखा जाने पर उसका कलर जो होता है वो श्वेत से दूसर हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, प्रकाशीय अपघटन है, ठीक है। AgCl को हमेशा कलरफुल बोतल के अंदर या रंगीन जो बोतल जो होती है कांच की उनके अंदर रखा जाता है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि AgCl को अगर खुला रखेंगे तो सूर्य का प्रकाश जैसे इसके ऊपर गिरेगा तो ये Ag और Cl2 के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अपन AgBr को भी लेते हैं, Ag, ठीक है, Br, ठीक है। तो AgBr जो होगा वो भी टूट जाएगा किसके अंदर, Ag के अंदर प्लस Br2 के अंदर, ब्रोमीन, ठीक है, Br2 और Ag भी यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है वो फोटोग्राफी फिल्मों के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग जो है वो किसमें होता है, फोटोग्राफी फिल्म में उसका लेप आता है, ठीक है। तो फोटोग्राफी फिल्म के अंदर AgBr का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि फोटोग्राफी फिल्म के अंदर कौन सा जो है सब्सटेंस यूज करते हैं, AgBr को यूज करते हैं, ठीक है। AgCl का कलर श्वेत से दूसर की हो जाता है जो धूप में रखने पर। तो ये कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, प्रकाशीय अपघटन के कारण होता है। तो 4 प्रकार की थी, एक तो संयोजन पड़ी, विस्थापन पड़ी, डिविस्थापन पड़ी और अपघटन पड़ी। अपघटन के 3 है, विद्युत की उपस्थिति में होता है तो बोलेंगे इसमें जल भी आता है, ठीक है। अगर जल को भी अगर H2O को तोड़ा जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा, O2 प्लस H2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे अपन 2H2 लगा देंगे, इधर 2H2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे अपन, विद्युत की उपस्थिति में होता है तो यह भी विद्युत की उपस्थिति में, ठीक है। तो विद्युत की उपस्थिति में ये पानी जो होता है वो किसमें टूट जाता है, वाटर, और इसके अंदर ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक अपघटन है। विद्युत की उपस्थिति में होगा तो विद्युतीय अपघटन, उष्मा के उस उपस्थिति में होता है तो उष्मीय अपघटन, और प्रकाशीय अपघटन में होता है तो वह प्रकाशीय अपघटन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अभिक्रिया जो होती है वो अलग अलग, जैसे मंद अभिक्रिया होती है, एक तीव्र अभिक्रिया होती है। तीव्र जैसे जो कम समय के अंदर तुरंत हो जाती है, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन तीव्र अभिक्रिया, ठीक है, डालते ही खत्म हो गई, ठीक है, तो वो तीव्र अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो जो क्या होती है, जो कम समय के अंदर पूर्ण हो जाती है तो वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जो बहुत समय लेती है, ठीक है, कई घंटों से या कई वर्षों से और कई महीनों के बाद में या कई मिनटों में खत्म होती है तो वो कहलाती है मंद अभिक्रिया कहलाती है। तो वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलाने पर अत्यधिक तेजी के साथ में संपन्न हो जाती है, ये आयनिक का अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें प्रबल अम्ल प्रबल सार के मध्य अभिक्रिया जो 10 टू पावर -10 सेकंड के अंदर पूरी हो जाती है, ठीक है। बहुत ही कम समय है, 10 टू पावर 10 यानी बहुत ही कम समय, वो भी -10, ठीक है। कम समय के अंदर ये क्या हो जाती है, अभिकारक जो होता है वो पूर्ण हो जाती है, ठीक है। अभिकारकों की आधी मात्रा में उत्पाद में बदलने में समान जो समय लगता है, ठीक है। अगर सपोज मान लो अभिकारक की आधी मात्रा होने में, ठीक है, समय जो लगता है उसको अर्धायु काल कहते हैं। जैसे सपोज मान लो NaCl है, ठीक है। अब आप देखोगे NaCl, इसको यहां से तोड़ा, इसको यहां से तोड़ा, इन दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया, H2O आ गया, H2O, ठीक है, ये आ गया H2O, ठीक है। पीछे बचा Na और Cl, NaCl आ गया, Ag तोड़ो यहां से, ठीक है, तो क्या बन गया, AgCl आ गया, ठीक है, ये AgCl आ गया। इसका कलर कैसा होता है, श्वेत होता है, ठीक है, तो ये श्वेत है, अवक्षेप है, ठीक है। और दूसरा जो होता है क्या बन रहा है, HNO3, तो ये HNO3 आ गया, ठीक है, ये श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप किसका है, AgCl का है, ठीक है, जो अभी अपन ने देखा था। मंद अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जो धीमी होती है, जिसको पूर्ण होने में, संपन्न होने में वर्षों लग जाते हैं, घंटों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाती है कौन सी, मंद अभिक्रिया, जो या स्लो रिएक्शन कहते हैं। ये फास्ट होती है, ये स्लो होती है। लोहे पे जंग लगना, अच्छा लोहे पे आपके घर में जैसे लोहा जो है बाहर अगर पड़ा है लोहे के टुकड़े, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसको जंग लगने में आज नहीं लगेगा, उसको जंग लगने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो जंग लगना ये भी क्या है, एक जो है वो मंद अभिक्रिया है। जैसे आप देखोगे कि 4Fe जो है उसकी रिएक्शन जो है वो वाटर के, क्योंकि पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और हवा की जरूरत पड़ती है, और 6H2 जो है वो आते हैं और बनता है क्या है 2Fe2O3 प्लस जो है वो क्या बनेगा
डॉट 3H2O बनता है। ठीक है, ये होता है जंग। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, जंग है। ठीक है, तो जंग को लगने के अंदर भी कौन सी अभिक्रिया है, जो मंद अभिक्रिया है, जो तीव्र होती है वो कौन सी होती है, फास्ट अभिक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद में है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, जो दोनों दिशाओं के अंदर चलती है वो उत्क्रमणीय है, जो एक ही दिशा में चलेगी वो अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, ये कौन सी है, रिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा के अंदर संपन्न होती है, उसमें उत्पाद को पुनः अभिकारक के रूप में बनाया नहीं जा सकता, जैसे ये वाली। ठीक है, C+O2 क्या बनता है, CO2 बनता है, यानी CO2 अगर बन गया, ठीक है, तो CO2 बनने के बाद में वापस कार्बन और ऑक्सीजन को अपन बना नहीं सकते। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, जो है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, दूसरा उत्कर्षणीय अभिक्रिया क्या होती है, जो दोनों दिशा में चलती है, जो क्या चलती है, दोनों दिशा में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो होती है, अभिकारक करके उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, और उसी समय उत्पाद भी अभिक्रिया करके वापस क्या बनाते हैं, अभिकारक का निर्माण करता है। जैसे सपोज मान लो पहले ही अपन ने जैसे पढ़ रखी है, Na2 जो है प्लस जो है हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये दोनों जो मिला के और इसके लिए ये सिंबल लगाया जाता है और क्या बनता है, 2NH3 बनता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ चल रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे H2O है, ठीक है, तो ये भी कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या बनती है, H2 बनती है और O2 बनती है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या बन जाएगी, H2। ठीक है, तो ये भी कैसी अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय। जो दोनों दिशा में चलती है वो कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। ठीक है, और जो है अपन ने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, जिसके अंदर अपन ने जो है पहली जो संयुग्मन पढ़ी, उसके बाद में अपन ने जो पढ़ा या विस्थापन पढ़ी, फिर द्विविस्थापन पढ़ी। ठीक है, द्विविस्थापन के बाद में अपघटन पढ़ा, मंद अभिक्रिया पढ़ी, तीव्र अभिक्रिया पढ़ी, उत्क्रमणीय पढ़ी, अनुत्क्रमणीय पढ़ी। फिर अपन ने जो स्टार्ट में पढ़ा था वो ये था कि भाई जो रासायनिक समीकरण अपन लिखते हैं कि उसमें कौन कौन सी बातें को ध्यान रखना चाहिए। तो क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान आता है, क्रियाकारक 2 से ज्यादा होते हैं तो प्लस का निशान आता है। ठीक है, और जो भी पदार्थों का उत्प्रेरक है, ताप है, दाब है, ताप है, जिनका उपयोग कर रहे हैं तो उनको अपन क्या तीर के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही था। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।